हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन। इन चारों ही टॉपिक्स को हम लोगों ने 4 वीडियोज के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। ये हमारा 5वां वीडियो है, 5th वीडियो है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। और हम लोग इसमें देखने वाले हैं पादपों के अंदर निषेचन, पादपों के अंदर श्वसन, पादपों के अंदर उत्सर्जन और पादपों के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, जिसके अंदर हम लोग पादपों में जो गतियाँ होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आखिरी वीडियो है। ये जो पार्ट 5th है ये आखिरी वीडियो है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। उसके बाद यानी इस वीडियो के बाद प्लांट फिजियोलॉजी जो हमारा चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ जो हमारा बॉटनी है, बायो का जो पार्ट है, ये भी समाप्त हो जाएगा। एनसीईआरटी सीरीज का ये 37वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य। ये 5वां पार्ट है जिसके अंदर हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम लोग टोटल 230+ MCQ को कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उन सबको देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। आप में से कुछ कमेंट करते हैं कि फिजिक्स करवाइए, केमिस्ट्री करवाइए, ह्यूमन फिजियोलॉजी करवाइए, ह्यूमन डिजीज करवाइए। ये सारे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट को चेक करो। तो हम लोग इन सारे ही टॉपिक्स के अंदर स्टार्ट करते हैं श्वसन से, रेस्पिरेशन से। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ लिया। फोटोसिंथेसिस में आपने क्या देखा था? फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि ग्लूकोज का निर्माण हुआ। मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज क्यों चाहिए, चाहे प्लांट के अंदर चाहे हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप जानते हो यहाँ से जो है एनर्जी मिलनी है, यहीं से एनर्जी का उत्पादन होगा और इसी एनर्जी के इस्तेमाल से हम अपने डे टू डे लाइफ में काम कर पाते हैं। प्लांट के अंदर भी इस ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त किया जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट ने इस ग्लूकोज को बनाया और इसी ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और यहाँ से एनर्जी को निकाला जाएगा। तो ग्लूकोज बनाया फोटोसिंथेसिस से और इस ग्लूकोज से एनर्जी को निकाला जाएगा इस रेस्पिरेशन के जरिए, श्वसन के जरिए। तो ग्लूकोज से एनर्जी को निकालना ये श्वसन के अंदर होता है, यानी श्वसन प्रक्रिया से होगा। लेकिन इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन, ये प्लांट के अंदर जा रहा है। जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है ये प्लांट के अंदर गया और ये ग्लूकोज बना था फोटोसिंथेसिस से और इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन ने तोड़ दिया। तोड़ करके देखो यहाँ से एनर्जी का उत्पादन हुआ। ये एनर्जी ATP के रूप में यहाँ पर बना। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की जो अभिक्रिया है उसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो ATP होता है, यानी कि एनर्जी होता है। बिन बुलाए मेहमान के रूप में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा और जल बनेगा यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स के रूप में, ठीक है, सह उत्पाद के रूप में। क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज जो अणु है ये टूट रहा है, जो ग्लूकोज अणु है ये टूट रहा है, इसलिए कैटाबॉलिक प्रोसेस है। याद करो फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था, वहां मैंने आपसे कहा था कि वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ देखो एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। याद करो फोटोसिंथेसिस के अंदर वहाँ लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए वो था एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ देखो बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ है। याद करो फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल किया गया था ग्लूकोज को बनाने के लिए, वहाँ ये रॉ मटेरियल्स थे, लेकिन यहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद याद करो फोटोसिंथेसिस के अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना था, ऑक्सीजन बना था। बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बना था, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। बिना ऑक्सीजन के तो ये ग्लूकोज टूटने वाला नहीं है पूरी तरह से। तो ये अंतर है रेस्पिरेशन के अंदर और फोटोसिंथेसिस के अंदर। आप जो है वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसको मंथन कर सकते हो कि क्या अंतर है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर। फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होने वाली प्रक्रिया है, जबकि श्वसन दिन रात दोनों में ही होते हैं। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज बना ये टूटेगा। अब ये टूटेगा कैसे टूटेगा, कहाँ पे टूटेगा, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कैसे ATP बनता है, ये सारी बातें जो है हमने याद करो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी रेस्पिरेशन आता है, वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ग्लूकोज का टूटना ये कोशिकीय श्वसन कहलाता है, यानी कोशिका के अंदर ये सारे काम चलते हैं, ग्लूकोज का टूटना। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा था वही चीज़ें यहाँ पर भी पढ़नी होती है, इसीलिए वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं उससे संबंधित यहाँ पर आपको सवाल करवाऊँगा। आपको देखना है, आप जाकर के उसको देख लो। वो ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन हुआ उसके लिए भी है और प्लांट के अंदर जो हुआ उसके लिए भी, यानी ग्लूकोज का टूटना वहाँ जैसे हुआ था यहाँ भी वैसे ही होगा। लेकिन श्वसन में एक बाह्य श्वसन भी होता है। एक तो हो गया
कोशिकीय श्वसन जिसके अंदर ग्लूकोज का टूटना होगा, उससे पहले क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है। वो बाह्य श्वसन क्यों जरूरी है, क्योंकि उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, और गैसों का आदान प्रदान होगा तभी तो गैस आएगा, ये वाला ये जो गैस है ऑक्सीजन, इसलिए गैसों का आदान प्रदान भी होता है। तो हम जो सांस लेते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन खून में गया, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से खून में गया, खून से कोशिका के अंदर गया और ग्लूकोज को तोड़ दिया। प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन आएगा, प्लांट के अंदर नाक नहीं है लेकिन बाकी सारे और भी तो चीज है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ भी गैसों का आदान प्रदान होगा। तो श्वसन में एक तो बाह्य श्वसन जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, और एक कोशिकीय श्वसन जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ये जो ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ये जो ऑक्सीजन चाहिए, ये आएगा गैसों के आदान प्रदान से। ठीक है, तो गैसों के आदान प्रदान में क्या होगा, ऑक्सीजन को लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाएगा। ये गैसों का आदान प्रदान देखो रंध्रों द्वारा हो सकते हैं, तने में जो वात रंध्र होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं उनके द्वारा, और जो मूल रोम होते हैं उनके द्वारा, इन सब के द्वारा हो सकता है। और कौन सा विधि, विसरण, ये आपको ध्यान में रखना है, डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसों का आदान प्रदान होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। इन सब के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होगा डिफ्यूजन प्रोसेस से। लेकिन मूल रोम के द्वारा जलों का अवशोषण कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस। अब यहां हमें यह पढ़ना होता है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे जो रेस्पिरेशन की रेट है वो बढ़ने वाली है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे रेस्पिरेशन के रेट बढ़ते हैं। उनमें देखो कुछ होते हैं बढ़ाने वाले कारक, जिनमें ये सारे हैं। तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े तो जो श्वसन की दर है ये बढ़ती है, उसके बाद घटती है। प्रकाश अगर ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा टूटेगा, यानी रेस्पिरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। जल की मात्रा बढ़ने से रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है। क्लोरोफॉर्म, ईथर, मॉर्फिन, एसीटोन, ये सब कुछ पदार्थ हैं जो कि श्वसन दर को बढ़ाते हैं। ये सारे बढ़ाने वाले कारक हो गए। अब है कम करने वाले कारक। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर बढ़ती है तो जो श्वसन की दर है ये घटती है। उसके बाद कुछ वायु प्रदूषक गैस हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओजोन, ये सभी क्या करेंगे, कम करेंगे। भारी धातु प्रदूषक, हैवी मेटल पॉल्यूटेंट जैसे कि लेड, कैडमियम, ये सारे भी श्वसन दर को कम करते हैं। और साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे जो हो गए श्वसन दर को कम करने वाले कारक हैं। ऑक्सीजन की सांद्रता अगर एटमॉस्फेयर में थोड़ा बढ़ जाए, घट जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला रेस्पिरेशन के रेट पे। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन के रेट को। आते हैं सवालों के ऊपर। 178 तक हम लोग 4th पार्ट तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा डैश क्रिया से होता है, डिफ्यूजन से होता है। पादपों में गैसों का आदान प्रदान डैश के द्वारा होता है। पादपों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के जरिए, लेंटिसेल्स के जरिए, रूट हेयर्स के जरिए, इन सब के द्वारा हो सकता है। पादपों में श्वसन के लिए अनिवार्य है। इनमें से कौन है श्वसन के लिए अनिवार्य? हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। ये तीनों जो है, ये तीनों अनिवार्य है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ये रॉ मटेरियल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट एनर्जी चाहिए। आप ये मत सोचना कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़े तो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है। भले ही बढ़ती है लेकिन अनिवार्य थोड़ी ना है, क्योंकि श्वसन जो है ये रात में भी होता है। श्वसन की प्रक्रिया ये रात में भी होता है, दिन में भी होता है। लाइट नहीं चाहिए, बढ़ा देता है वो अलग बात है, लेकिन लाइट अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो ग्लूकोज का पूर्णतः टूटना नहीं होता है। साइनाइड, एजाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन दर घटती है। किस तापमान पर पादपों में श्वसन दर अधिकतम होती है? 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक मैंने आपसे कहा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्वसन दर बढ़ती है। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम है, उसके बाद घटती है। 30 की जगह पर हो सकता है आपको 35 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाए। तो 30 ना हो, 35 हो तो आप इसको टिक मार सकते हैं। पादप में वायु प्रदूषक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और जो ओजोन है, ये श्वसन दर को क्या करते हैं? ये सारे जो गैसेस, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सब के कारण जो है श्वसन दर घटती है। निम्न में कौन सा तत्व पादपों में श्वसन दर को रोकते हैं? लेड एंड कैडमियम ये रेस्पिरेशन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। निम्न में से किस में सबसे अधिक श्वसन दर देखा जाता है? इनमें से किस में? इन चारों के अंदर जो है सबसे अधिक ये अंकुरित बीज में जो सीड जर्मिनेट कर रहा है, उसके अंदर जो सीड जर्मिनेट कर रहा है उनको एनर्जी की आवश्यकता अधिक होती है। अधिक एनर्जी की आवश्यकता है यानी कि अधिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन तो रेस्पिरेशन से ही होना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो श्वसन दर है सबसे अधिक देखा जाता है इन चारों के रिस्पेक्ट में, बाकी इन तीनों के रिस्पेक्ट में।
श्वसन मापी से मापा जाता है, रेस्पायरोमीटर से मापा जाता है श्वसन दर को। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, पुष्पी पादप के अंदर जो जनन होता है उसके बारे में। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग जो फूल के भाग होते हैं, चाहे ये पेटल हो गया, चाहे ये सेपल हो गया, चाहे ये स्टेमन के अंदर एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, पिस्टिल, इन सब के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आपने वहां देखा था ये जो एंथर है, पराग कोश है, यहाँ पर पराग का निर्माण होता है, यानी कि पोलेन ग्रेन या फिर पोलेन यहाँ पर बनते हैं। ये जो पराग है, ये जो पोलेन है, ये यहाँ पर पहुंचेगा, चाहे जैसे भी पहुंचे, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, जंतु के द्वारा, पक्षी के द्वारा, कीट के द्वारा। यहाँ पे पहुंचने के, यहाँ पर जब पहुंचा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन के टाइप्स, क्रॉस, सेल्फ, ये सब हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर। क्या होता है एनिमोफाइलस, जूफाइलस, ऑर्निथोफाइलस, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, पोलिनेशन के बाद क्या होगा, यानी कि परागण के बाद क्या होगा। जब पोलेन यहाँ पर, ये जो वर्तिकाग्र है, ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पर जब पोलेन पहुंचा तो उसके बाद क्या होगा, यही हम लोग वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो पोलेन यहाँ पे पहुंचा ना, उसके बाद ये जो पोलेन है, ये पोलेन ट्यूब बनाएगा। ये पोलेन ट्यूब बनेगा यहाँ पर, यानी ये जो पोलेन है, जो पराग है, ये पराग नलिका का निर्माण करेगा, और ये पराग नलिका ये चला जाएगा ओव्यूल के अंदर, इस बीजांड के अंदर। तो ये जो ओवरी आप देखते हो, अंडाशय देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, बीजांड होता है। तो ये जो पराग है, ये पराग नलिका का निर्माण करेगा, और ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, इसके अंदर चला जाएगा। तो जो पराग कोश के अंदर जो पोलेन था, वो पहुंचा स्टिग्मा पे, उसे हमने कहा पोलिनेशन। उसके बाद जो पोलेन है, ये पोलेन ट्यूब बनाएगा। यहाँ देख लो, ये पोलेन था, धीरे धीरे देखो ये पोलेन ट्यूब बना। यही पोलेन ट्यूब किसके अंदर चला जाएगा, ओव्यूल के अंदर चला जाएगा, बीजांड के अंदर चला जाएगा। आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, कि जो पोलेन ट्यूब है, इनके अंदर 2 स्पर्म सेल्स हैं, 2 शुक्राणु हैं। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 2 शुक्राणु हैं। शुक्राणु बोल दो, या फिर क्या बोल दो यहाँ पर, मेल गैमीट बोल दो। क्या बोल दो यहाँ पर, मेल गैमीट्स। 2 मेल गैमीट्स हैं, 2 मेल गैमीट्स हैं, यानी कि 2 नर युग्मक हैं। 2 नर युग्मक हैं किसके अंदर, पराग नली के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जो ओवरी मैंने आपसे कहा, उसके अंदर क्या है, ओव्यूल है। ये जो आप ओवरी देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, ये ओव्यूल है। ये सारे जो पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ओव्यूल के हैं। एक तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये है चैलेजा, उसके बाद ये है फ्यूनिक्यूलस, उसके बाद ये देखो ये है माइक्रोपाइल, उसके बाद इंटिग्यूमेंट्स, ये इनर और आउटर इंटिग्यूमेंट्स 2 होते हैं, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक। हमारा मेन फोकस यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के ऊपर रहने वाला है। एम्ब्रियो सैक, ये जो आप देख रहे हो अंदर में एक गोला जो है, ठीक है, ये है एम्ब्रियो सैक। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, अंडाशय के अंदर बीजांड, और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। फूलों के अंदर जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 कोशिकाएं होती है, दिमाग में रखिएगा, 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होती है। 7 कोशिकाएं होती है और 8 क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस, यानी 8 न्यूक्लियाई होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखो, 3 होते हैं एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 3 न्यूक्लियस। एक पोलर सेल होता है, एक पोलर सेल या फिर एक बोल दो सेंट्रल पोलर सेल या फिर सेंट्रल सेल। लेकिन इस एक पोलर सेल के अंदर देखो 2 केंद्रक होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पर 3 सेल 3 न्यूक्लियस, यहाँ पर एक ही सेल है लेकिन 2 न्यूक्लियस है। एग सेल, एक एग सेल, एक न्यूक्लियस। 2 सिनर्जिड्स, यानी ये भी 2 सेल्स हैं और 2 न्यूक्लियस। टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, 2, 3, 3 2 5, 5 3 8, लेकिन कोशिकाएं 7 हैं। ये जो आपको पूरा पिक्चर दिखाया गया ये एम्ब्रियो सैक का है। जो आपने यहाँ पर देखा ना, ये वाला, इसी को यहाँ पर समझो जूम करके दिखाया गया है। ये है एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। इसके अंदर देखो एक है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड बोला गया, यानी कि जो माइक्रोपाइल था उसके सामने वाला एंड, ये माइक्रोपाइल था, माइक्रोपाइल जो कि ओव्यूल का पार्ट है, उसी के सामने वाला एंड है। वैसे यहाँ पर देखो चैलेजा लिखा हुआ है, तो
यहाँ पर आपको चाइलेजर एंड दिखेगा, यहाँ पर चाइलेजर एंड ये वाला। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 कोशिकाएं आपको दिख रही है। 3 है एंटीपोडल्स, एक है सेंट्रल सेल या फिर बोल दो पोलर सेल, जिसके अंदर देख लो 2 न्यूक्लियाई है, 2 ध्रुवीय केंद्रक है, एक ये और एक ये। तो ये है पोलर सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई है। उसके बाद यहाँ 3 नीचे दिख रहा है आपको, 3 में 2 है सिनर्जिट्स जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है और एक है एग सेल जिसके पास 1 न्यूक्लियस है। आई होप आपको ये ध्यान में रहेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 7 कोशिकाएं हैं, 8 न्यूक्लियस है, कौन सी कोशिकाएं में कितने न्यूक्लियस है और उनके नाम क्या है, ये याद रहेगा, तभी आगे आप इसको अच्छे से ध्यान में रख पाओगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। एक स्पर्म कौन सा, यहाँ 2 स्पर्म है ना, इसमें से एक स्पर्म के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। एक स्पर्म बोल दो या फिर एक मेल गैमीट बोल दो। ये जो एक स्पर्म है, ये जो पोलर सेल है, ये वाला जो पोलर सेल है, इसके साथ ये फ्यूज करेगा, इसके साथ ये फ्यूज करेगा और ये कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। इसके साथ फ्यूज करेगा तो फ्यूजन कहलाएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक और टर्म जोड़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के पीछे कारण क्या है, एक स्पर्म के पास 1 न्यूक्लियस, इस पोलर सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं। अभी आपने देखा ये जो पोलर सेल है इसके पास 2 न्यूक्लियाई है, इसके बाद तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए, 3 हो गए। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रियक संलयन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद यहाँ पर क्या बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और यही आगे चल करके विकसित हो जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में, भ्रूणपोष में। समझ में आया ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है। अब देखो पोलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म्स थे ना, 2 मेल गैमेट्स थे, एक यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन के अंदर गया, अभी एक बचा हुआ है। ये जो एक बचा हुआ है ये एग के साथ फ्यूज करेगा, ये वाला जो एग है, ये वाला जो एग है, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है एग, इसके साथ ये फ्यूज करेगा, ये कहलाएगा सिनगैमी। यहाँ से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। यही जाइगोट आप जानते हो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो में विकसित होता है। और इसी भ्रूण को, ये जो भ्रूणपोष है, ये पोषण प्रदान करवाएगा, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, ताकि ये एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप करे। भ्रूणपोष यानी भ्रूण, यानी कि ये भ्रूण जो है, आप पोष यानी कि पोषण प्रदान करना। ये समझ में आया आपको। यहाँ पर 2 तरह के फ्यूजन हो रहे हैं। फ्यूजन क्या है, फर्टिलाइजेशन ही तो होता है फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो 2 तरह के फ्यूजन बोल दो या फिर 2 तरह के फर्टिलाइजेशन है। एक को हमने कहा ट्रिपल फ्यूजन, दूसरे को कहा सिनगैमी। अब क्योंकि यहाँ पर 2-2 फ्यूजन हो रहे हैं, 2-2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। इसकी खोज करी थी नवाशीन ने, नवाशीन नाम के वैज्ञानिक ने दोहरा निषेचन की खोज की, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, एक खास तरह की विशेषता है पुष्पी पादप में, एंजियोस्पर्म, यानी केवल एंजियोस्पर्म के ही अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म बोले तो पुष्पी पादप फ्लावरिंग प्लांट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन में कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, सिनगैमी में क्या बनेगा। आते हैं सवालों के ऊपर। भ्रूण कोश जिसमें कि मादा युग्मक उपस्थित होता है, यानी जो एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर जो है एग होता है, फीमेल गैमीट होता है, एग बोल दो या फिर फीमेल गैमीट बोल दो, ये किस में होता है, ओव्यूल में होता है। याद रखिएगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 कोशिकाएं थी जिसके अंदर एग क्या था, एग था। तो ये पूछा है कि जो एग है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये किस में है, ओव्यूल के अंदर। किस रास्ते पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। मैंने अभी आपसे कहा कि स्टिग्मा पे जब पोलन गया तो पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब से वो एंट्री मारेगा ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल के अंदर जो है ये 3 तरीके से एंट्री मार सकता है, इसके जरिए, चैलेजा के जरिए, फ्यूनिकुलस के जरिए और माइक्रोपाइल के जरिए। ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं एंट्री मारने का ओव्यूल के अंदर। आपके एग्जाम में ज़्यादा चांस है माइक्रोपाइल आ जाए। मान लीजिए आ तो सकते हैं ये तीनों के जरिए, लेकिन मान लीजिए ऐसा दिन आपको देखना पड़ जाए कि इनमें से किसी एक को चूज करना पड़े। हालांकि ऐसे विकल्प आएंगे नहीं कि ये तीनों ही या फिर इनमें से कोई 2 भी प्रेजेंट हो, कुछ और ही विकल्प होंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में ज़्यादा चांस है कि माइक्रोपाइल के जरिए एंट्री मारेगा। तो ये माइक्रोपाइल आप खास करके ध्यान में रखो कि जो पोलन ट्यूब होते हैं ओव्यूल के अंदर वो एंट्री मारते हैं माइक्रोपाइल के जरिए। बाकी ये चैलेजा और फ्यूनिकुलस भी हो सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक का संलयन कहलाता है। जो पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2 थे और जो मेल गैमेट है जिसके अंदर 1 न्यूक्लियस,
ये आपस में फ्यूज करते हैं, क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे चलकर क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। बी हमारा राइट आंसर। एग और मेल गैमीट, एग और मेल गैमीट के फ्यूजन से कौन सा प्रोडक्ट बना? जाइगोट बना, और ये जाइगोट आगे चल करके डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। निम्न में कौन एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है? एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करता है जाइगोट। निषेचन मुख्य लक्षण है द्विव निषेचन, द्विव निषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? एंजियोस्पर्म के। निषेचन के बाद डैश पेरिस्पर्म में बदल जाती है। निषेचन के बाद बहुत सारे चीज होते हैं, अंडाशय फल बन जाती है, जो बीजांड है बीज बन जाता है, जो न्यूसिलस है, ये जो न्यूसिलस है ये पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना पेरिस्पर्म है, एंडोस्पर्म नहीं है। ये जो न्यूसिलस है यही पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है निषेचन के बाद। दोहरा निषेचन की खोज किसने की? S.G. नवाशीन। सी हमारा राइट आंसर। अंडाणु का निषेचन डैश के अंदर होता है, किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक होता है, सातों कोशिकाएं एम्ब्रियोसैक के अंदर प्रेजेंट होती है, तो एम्ब्रियोसैक हमारा राइट आंसर। ये एम्ब्रियोसैक इसके अंदर। दोहरा निषेचन में डैश केंद्रक भाग लेते हैं, कितने केंद्रक भाग लेते हैं? देखो ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन के अंदर 3 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 स्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद जो सिनगैमी हुआ उसमें 1 एग का न्यूक्लियस और 1 स्पर्म का न्यूक्लियस, तो टोटल 2 न्यूक्लियाई यहां पर, तो कुल कितने हो गए? 5। युग्मकों के संलयन के बिना भ्रूण का बनना कहलाता है, तो एम्ब्रियो का बनना बिना गैमीट के फ्यूजन से, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपोगैमी। एपोगैमी में क्या हुआ कि एम्ब्रियो बन गया लेकिन जो गैमीट है ये फ्यूज ही नहीं हुआ। पोली एम्ब्रियोनी यानी कि एक से अधिक एम्ब्रियो, पोली एम्ब्रियोनी यानी एक से अधिक एम्ब्रियो, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये है सिट्रस। सिट्रस जैसे कि ऑरेंज हो गया, सिट्रस जैसे कि लेमन हो गया, नींबू, संतरा, ये सब सिट्रस प्लांट है, तो इनमें क्या है? एक से अधिक एम्ब्रियो होते हैं। पौधे किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं यानी एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी के फॉर्म में, किसमें? रेस्पिरेशन में। बी हमारा राइट आंसर, श्वसन में। अब आते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर। प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है उनके बारे में हमें 2 बातें जाननी है। प्लांट के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और वो कहाँ स्टोर होते हैं, बस इतना ही जानना है। वेस्ट प्रोडक्ट्स देखो कौन कौन से होते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बना वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये तीनों हो गए गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट के अंदर। उसके बाद रेजिन हो गया, गोंद हो गया, नेचुरल रबर, लेटेक्स, टेनिन हो गया, और लौंग तेल यानी कि क्लोव ऑयल, जैतून तेल यानी कि ओलिव ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, ये सारे जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के अंदर। कहाँ स्टोर हो सकते हैं? प्लांट इसे कहाँ स्टोर कर सकता है? पत्तियों में कर सकता है, ताकि पत्तियां जब झड़े तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें जो स्टोर है वो भी उसके साथ चला जाए। पेड़ों के छाले में, रसधानी, सेंट्रल वैक्यूल में, पुराने जाइलम में, मृत कोशिकाओं से बने उत्तकों में, ये सारे जगह हैं जहां वो वर्ज्य पदार्थ को संचित कर सकते हैं। आते हैं सवालों के ऊपर। पादपों में श्वसन द्वारा वर्ज्य पदार्थ बनता है। श्वसन द्वारा बोला है, श्वसन द्वारा वर्ज्य पदार्थ बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल। सी हमारा राइट आंसर। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा वर्ज्य पदार्थ बनता है, ऑक्सीजन बनता है। पादप गैसीय वर्ज्य पदार्थ को डैश द्वारा निष्कासित कर सकते हैं, तो रंध्र हो गया, वातरंध्र हो गया, मूल रोम, इन सब के द्वारा ये जो वर्ज्य पदार्थ हैं गैसों के आदान प्रदान के जरिए बाहर निकल जाते हैं। निम्न में कौन पादपों में एक उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो जल है, रेजिन है, गोंद है, ये सारे हैं। ग्लूकोज नहीं है। डी हमारा राइट आंसर। ग्लूकोज तो चाहिए एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस में ये बनता है। पादप जल को वर्ज्य पदार्थ के रूप में डैश द्वारा निष्कासित कर सकता है, रंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा, हाइड्रोथोड्स के जरिए। डी हमारा राइट आंसर। जो भी एक्सेस वाटर होगा वो सारे वाष्पोत्सर्जन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। पादप रेजिन और गोंद को
वर्ज्य पदार्थ के रूप में डैश में संचित करते हैं। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, ओल्ड जाइलम। ये हमारा राइट आंसर। निम्न में पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। ये तीनों है लेटेक्स, लौंग तेल, जैतून तेल, ये सब है। यूरिया नहीं है। हम लोग यूरियोटैलिक हैं। हम लोगों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, तो हम लोग यूरियोटैलिक हैं। ह्यूमन यूरियोटैलिक होता है। पादपों में वर्ज्य पदार्थ संचित हो सकता है, पत्तियों में हो सकता है, छाल में हो सकता है, मृत कोशिकाओं से बने उत्तकों में हो सकता है। इनमें से किसी में भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में कौन उपयोगी पादप वर्ज्य पदार्थ है? तो आप जानते हैं नेचुरल रबर, टेनिन, रेजिन, ये सारे क्या है? यूजफुल हैं। ये सारे यूजफुल प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेनिन का इस्तेमाल लेदर इंडस्ट्री में होता है, नेचुरल रबर से टायर वगैरह बनाया जाता है, तो ये सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं। अब आते हैं नियंत्रण और समन्वय। पादपों के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उनके बारे में देखो। पादप के अंदर कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तंत्रिका उत्तक नहीं होता है। जैसे हम लोगों के अंदर क्या है कि जो भी हम बाहर से सेंस करते हैं, जो हम छूते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे ब्रेन तक गया न्यूरॉन्स के जरिए, और उसके बाद हमारे ब्रेन ने हमें बोला ये करो, हम वैसा करते हैं। जैसे बोला हाथ उठाओ, तो जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है वो अपना काम करती है और हम अपना हाथ उठाते हैं। प्लांट के अंदर ना तो पेशी उत्तक है, ना ही तंत्रिका उत्तक है, फिर भी प्लांट के अंदर ये क्षमता है कि वो रिस्पॉन्ड करे। फिर भी प्लांट के अंदर वो क्षमता है रिस्पॉन्ड करे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखो, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई पादप। जो छुई मुई पादप है उनमें पत्तियों को छुओ वो मुरझा जाती है। आखिर प्लांट ने उस टच को फील किया, प्लांट ने उस टच को फील किया, जबकि उसके पास नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई न्यूरॉन्स नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि आप एक पत्ती को टच करोगे सारी पत्तियां मुरझा जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टच करने का सिग्नल था वो एक पत्ती में ही नहीं रहा, वो सिग्नल ट्रांसफर हुआ, वो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, उसका कंडक्शन हुआ बाकी सारे पत्तियों में, तभी तो सारी की सारी पत्तियां जो है मुरझा जाती है। तो हमारे अंदर जो है, हम एनिमल के अंदर तो ब्रेन ने कमांड भेजा, उसके हिसाब से हम अपने हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, यानी हम एक्टिविटी करते हैं मसल्स के जरिए। लेकिन ऐसा मसल्स तो पादपों में नहीं है। लेकिन फिर भी जो पत्तियां है वो मुरझा गई। हम अपना जब हाथ उठाते हैं तो वहाँ जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है वो अपनी आकृति को बदलती है। पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति को बदलती है, तभी हम अपने हाथ को या फिर पैर को या जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन पादप के अंदर तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां जो है उनकी जो कोशिकाएं हैं वो अपनी आकृति को बदलती है और वो मुरझा जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पादपों के अंदर भी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, और पादप भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, बाह्य उद्दीपन होते हैं, उनको वो फील करते हैं और उनके प्रति वो अनुक्रिया भी करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्ड भी करते हैं। भले ही उनके पास कोई नर्वस टिश्यू ना हो, कोई मस्कुलर टिश्यू ना हो। तो इनमें हम लोग दो तरह के मूवमेंट्स पढ़ते हैं, दो प्रकार की गतियां पढ़ते हैं। इन गतियों का कारण क्या होगा? इन गतियों का कारण होगा बाह्य उद्दीपन, यानी बाह्य उद्दीपन के प्रति ये अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो अनुकुंचन गति हो चाहे अनुवर्ती गति हो। इन दोनों में क्या होगा? ये दोनों जो गतियां हैं ये बाह्य उद्दीपन के कारण होगा, यानी बाह्य उद्दीपन को जो उसने फील किया, बाहर से जो उसने फील किया उसके प्रति उन्होंने जवाब दिया, प्लांट ने जवाब दिया, जिसके कारण उनमें गति हुआ। इस प्रकार से आप सोच सकते हो। तो जो नेस्टिक मूवमेंट है, जैसे कि छुई मुई पादप में जो पत्तियों का मुरझाना है वो नेस्टिक मूवमेंट है। वो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यानी उनमें मूवमेंट हुआ लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होगा। एक देखो आप, जो बीज होती है वो अंकुरित होती है, तो ऊपर तना निकलता है, नीचे जड़ें निकलती हैं, तो तना वृद्धि हो रहा है, जड़ों की वृद्धि हो रही है। वहाँ भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तना ऊपर की ओर जा रहा है, जड़ नीचे की ओर जाती है, तो वहाँ जो मूवमेंट है, वहाँ जो गति हो रही है ऊपर की ओर नीचे की ओर, ये वृद्धि के कारण हो रही है। यानी अगर वृद्धि ना हो तो मूवमेंट नहीं होने वाली है वहाँ पे। तो जो अनुकुंचन गति है उनमें क्या है? वृद्धि से मुक्त है। छुई मुई के पादप मुरझा गई, उनमें कोई वृद्धि नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पत्तियां बड़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जो नेस्टिक मूवमेंट है ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, जबकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, अनुवर्ती गति होती है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, वृद्धि पर आश्रित। वृद्धि है तभी ये अनुवर्ती गति होती है, अदरवाइज नहीं होती है। उसके बाद छुई मुई की पत्ती को आप जैसे ही छूते हो तुरंत मुरझा जाती है वो, इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड। जैसे आपने टच किया
तुरंत मुरझा गई, इमीडिएट रिस्पॉन्ड मिलता है वहाँ पे। सोच सकते हो आप, जबकि कोई न्यूरॉन नहीं है। जैसे मान लो हमारा जो हाथ है अचानक से किसी गर्म वस्तु से टच हो जाए, आप झटके से हटा लेते हो, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं। यहाँ भी देखो, जैसे आपने टच किया पत्तियां मुरझा गई, कितना फास्ट यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया प्लांट ने, जबकि कोई इसके पास नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई तंत्रिका तक नहीं है, कोई पेशी तक नहीं है, फिर भी। वहीं जो अनुवर्ती गति है ये धीमी होती है, यानी ग्रोथ ऐसा तो नहीं है कि रातों रात हो जाता है, रातों रात जो तना है वो लंबा हो गया, रातों रात जड़ें जो है मिट्टी में और नीचे तक चली गई। धीरे धीरे ये वृद्धि होती है, यानी धीरे धीरे ये गति होती है। उसके बाद ये नॉन डायरेक्शनल है, दिशाहीन है। आप पत्ती को जिधर से चाहो टच करो, पत्तियां मुरझा जाएगी। यानी पत्तियां जो है वो किस प्रकार से मुरझाएगी, ये आपके टच करने का क्या डायरेक्शन है इस पर डिपेंड नहीं है। आप किधर से टच कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता, आप बस टच करो चाहे जैसे भी, पत्तियां मुरझा जाएगी। जबकि ये डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। जैसे हमने कहा कि ग्रेविटी को जड़ ने फील किया, ग्रेविटी को, गुरुत्व को जड़ ने फील किया तो जड़ें जो है नीचे की ओर जा रही है, यानी ग्रेविटी के पास जा रही है। तना जो है इसने भी ग्रेविटी को फील किया, लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, गुरुत्व के विपरीत जा रहा है। तो इसमें क्या है ना कि ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव। जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, जो बाह्य उद्दीपन होगा, उसके प्रति जो मूवमेंट होगा उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं कि जो उद्दीपन है उसके प्रति ये नेगेटिव मूवमेंट है या फिर पॉजिटिव है। जैसे हम बोलते हैं ना, तना जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। वो प्रकाश की ओर गति करता है जबकि गुरुत्व के विपरीत में गति करता है। तो ये दिशाहीन है जबकि ये दिशिक है, डायरेक्शनल है। उसके बाद ये रिवर्सिबल है, परिवर्तनीय है। सीधी सी बात है, छुई में की पत्ती मुरझा गई है, धीरे धीरे वो पहले जैसे हो जाती है, यानी कि रिवर्सिबल है। लेकिन सोचो, जो तना बड़ा हो चुका है, वृद्धि कर चुका है, ठीक है, कोई तना ये था अब वो वृद्धि कर चुका है ऐसे, क्या ये तना वापस से ये इस साइज में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो ये इरिवर्सिबल है। तो ये सारी जो गतियां हैं ये बाह्य उद्दीपन के कारण होती है। बाह्य उद्दीपन कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, जल हो सकता है, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोलते हैं, बाह्य उद्दीपन बोलते हैं। यानी यही सारा जो चीज़ है, जो उद्दीपन है ना, यही सारा वो चीज़ है जो प्लांट फील करते हैं और उसके बदले में जवाब देते हैं। अब जो नेस्टिक मूवमेंट है जो कि काफ़ी फास्ट है, ये क्यों होता है? ये टर्जर के कारण होता है। टर्जर बोल दो या टर्गर बोल दो, ये स्फीति में बदलाव के कारण। आपने स्फीति पढ़ा था, कोशिका के अंदर पानी गया, कोशिका फूल जाती है, बाहर निकल गया तो ये पिचक जाती है, यानी एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस के कारण। तो यहाँ जो है कोशिका अपने आकृति को बदलती है। हम लोग बॉडी के अंदर पेशी कोशिका आकृति बदलती है, तभी हम अपने बॉडी को मूवमेंट करवा पाते हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, ये सब मूवमेंट करवा पाते हैं। इनके पास पेशी कोशिका नहीं है, लेकिन जो भी कोशिका है उनमें ये अपनी आकृति को बदल लेते हैं टर्जिडिटी के कारण, जल को बाहर भेज करके जल को अंदर ला करके, तो स्फीति में बदलाव के कारण। और इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन, सिंपल सी बात है, वृद्धि होना है ना। अब जो तना जो है ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो इसमें कैसे ग्रो करेगा? सेल डिवीजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि इसमें कोशिका का विभाजन होगा, तब जाकर के ये अनुवर्ती गति इसमें देखने को मिलती है, ट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर टच मी नोट प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों जो है टच को लेकर के सेंसिटिव है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो कीटभक्षी पादप है, इसमें कीट अगर गिरती है तो पत्तियां उसे फील करती है और अपने आप को बंद कर लेती है, तुरंत के तुरंत बंद कर लेती है। तो ये जो है नेस्टिक मूवमेंट है। ये सारे अंतर है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, इनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जो बाहर कौन से उद्दीपन है उसके हिसाब से। अगर उद्दीपन प्रकाश है और इसके प्रति अगर गति हो रही है तो हम बोलेंगे प्रकाश अनुवर्ती, यानी कि फोटोट्रॉपिक। जैसे कि जड़ें जो है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है और जो तना है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। यानी हम डायरेक्शन के हिसाब से बताते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसे डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं। ग्रेविटी, अगर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस ग्रेविटी है तो हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। जैसे कि जो जड़ें होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और जो शूट है या फिर बोल दो तना, शूट यानी कि प्रड़ो, शूट का हिंदी प्रड़ो होता है, यहाँ मैंने तना लिख दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, फिर भी सही है। तो ग्रेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो जो तना है या फिर जो शूट है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। जल के बारे में बात करें तो हाइड्रोट्रॉपिक में जो जड़ें होती है, हम बोलते हैं ना कि मिट्टी में पानी है, तो मिट्टी में अगर जड़ जा रही है तो हम बोलेंगे कि पानी की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, और जो तना है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक।
केमिकल को लेकर के, केमिकल अगर स्टिमुलस है उसके प्रति अगर मूवमेंट है तो उसे हम कीमोट्रॉपिक बोलेंगे। जैसे अभी आपने देखा पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ ग्रो करना, पोलन ट्यूब को जो पोलन है उसको कौन बताया कि तुम्हें ओव्यूल की तरफ जाना है? कोई ऐसा केमिकल था, कोई ऐसा रसायन था जो इस पोलन को बताया कि पोलन ट्यूब को ओव्यूल के पास जाना है। तो उसका ग्रोथ, पोलन ट्यूब का ग्रोथ ओव्यूल की तरफ, ये हुआ केमिकल के कारण, तो कीमोट्रॉपिक हम बोलेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद टेम्परेचर के कारण अगर हुआ तो थर्मोट्रॉपिक बोलेंगे। टच को लेकर के हुआ तो थिग्मोट्रॉपिक बोलेंगे। ये सारे तो हैं जो नाम से आपको दिख जाएंगे कि बाह्य उद्दीपन क्या है, किसके प्रति अनुक्रिया हुआ है, किसके प्रति गति हुआ है। थिग्मोट्रॉपिक के बारे में आप ध्यान रखेंगे, थिग्मोट्रॉपिक यानी टच के प्रति। तो टेंड्रिल हो गया, टेंड्रिल यानी कि प्रतान, जो ऐसे मैंने आपको बताया था प्लांट मॉर्फोलॉजी में कि मान लो कोई अगर ये रॉड है या फिर कोई डंडा है, इस पर अगर टेंड्रिल टच हुआ तो आप इसी के चारों तरफ लिपटने लग जाती है। तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है ये हो गया आपका थिग्मोट्रॉपिक, ठीक है, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। तो बस इतना जानना था आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। अब आते हैं सवालों के ऊपर। पादप में उपस्थित है नो तंत्रिका तंत्र, ना ही मस्कुलर टिश्यू, ना ही ब्रेन। हाँ, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी तो है, अनुक्रिया करने की क्षमता है। अनुकुंचन गति के संदर्भ में असत्य है। नेस्टिक मूवमेंट के बारे में, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये सही है। ये इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी सही है। ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ये भी सही है। लिखा हुआ इरिवर्सिबल है तो गलत हो जाएगा। छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती हैं, वापस से वो पहले जैसे हो जाती है, तो रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल मूवमेंट है, ना कि इरिवर्सिबल है। इनमें से कौन है एक जो कि ट्रॉपिक मूवमेंट का टाइप नहीं है? हाइड्रोट्रॉपिक है, कीमोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है। जो आपने देखा ना थिग्मोनेस्टिक, छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है टच के प्रति, ठीक है। तो टच के लिए वर्ड आता है थिग्मो, तो यहाँ हो जाएगा थिग्मोनेस्टिक, क्योंकि नेस्टिक मूवमेंट है। अगर ट्रॉपिक होता तो थिग्मोट्रॉपिक बोलते हैं हम। थिग्मोनेस्टिक बोल दो या फिर सिज्मोनेस्टिक बोल दो। सिज्मोनेस्टिक या फिर थिग्मोनेस्टिक, ये टच के प्रति नेस्टिक मूवमेंट है जो कि देखा जाता है टच मी नोट प्लांट में, यानी छुई मुई पादप में, और वीनस फ्लाई ट्रैप में। छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाना, छुई मुई की पत्तियों का मुरझा जाना, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, गलत हो जाएगा। ग्रोथ डिपेंडेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। स्लो रिस्पॉन्डेंट, ये भी गलत हो जाएगा। फास्ट है, क्विक है। सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट है, ये सही है। सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट देखा जाता है। सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट छुई मुई पादप, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा पोडिका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप में मिमोसा पोडिका की पत्तियां डैश के प्रति तत्काल अनुक्रिया करते हैं। मिमोसा पोडिका मतलब क्या हुआ? छुई मुई पादप। तो इसकी जो पत्तियां होती है वो डैश के प्रति तत्काल अनुक्रिया करते हैं। तो ये जो अनुक्रिया करते हैं वो क्या होता है? सिज्मोनेस्टिक या फिर थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। थिग्मो बोले तो टच के प्रति। जल अनुवर्ती के लिए बाह्य उद्दीपन है, नाम से क्लियर है, जल अनुवर्ती यानी जल के प्रति। तो बी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन वृद्धि से मुक्त गति को दर्शाता है? वृद्धि से मुक्त गति को दर्शाता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जर्मिनेटिंग सीड, बीज अंकुरित हो रही है, तना ऊपर की ओर, जड़ें नीचे की ओर, वृद्धि है इसीलिए। पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना, यहाँ भी वृद्धि होता है। मिमोसा पोडिका की पत्तियां जो फोल्ड अप हो जाती है, ये हो जाएगा हमारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट। मिमोसा पोडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? टच मी नॉट। निम्न में असत्य कथन चुनना है, इनकरेक्ट चूज करना है। पादप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं, भले ही तंत्रिका तंत्र नहीं है। वृद्धि मुक्त गति जो होती है बहुत तेज होती है, ये भी सही है। छुई मुई की पत्तियां वृद्धि मुक्त गति है। छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती है, वो वृद्धि मुक्त गति है। पादप में सूचना का संचरण नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। पादप में सूचना का संचरण होता है। पादप सूचना संचरण के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल साधन का उपयोग करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। भले ही नर्वस न्यूरॉन्स नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल मीन का इस्तेमाल करते हैं, ये सही है। हम लोगों के अंदर भी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मीन का इस्तेमाल। छुई मुई की पत्तियां छूते ही मुरझा जाती है, क्यों मुरझा जाती है? छुई मुई की पत्तियां का मुरझाना नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, क्यों होता है? सेल के टर्जर के कारण, कोशिका स्फीति के कारण, यानी कोशिका के अंदर जल आया जल गया, इसके कारण। तो जल के मात्रा में परिवर्तन के कारण, ठीक है, जल के मात्रा में परिवर्तन के कारण जो कोशिका है अपनी आकृति को बदलती है, इसीलिए ये जो गति है ये होती है। प्रतान के द्वारा किया जाता है टेंड्रिल्स के जरिए। टेंड्रिल्स के जरिए क्या होता है? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट।
ठीक है, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट ये एग्जिबिट करता है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक यानी जल की ओर, तो जो जड़ें होती हैं वो जल की ओर जाती है। तो पॉजिटिव बोला है ना, स्टेम के बारे में हम नेगेटिव बोल सकते हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म के लिए उद्दीपन है। देखो, एक होता है फोटोट्रॉपिक और एक होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिक तो मूवमेंट हो गया कि प्रकाश की ओर गति करना, ये हो गया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये जो घटना है प्रकाश की ओर जाने की जो घटना है इसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ऐसे ही ग्रेविटी की ओर जाने की जो घटना है उसे हम जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे, और जो मूवमेंट है जियोट्रॉपिक बोलेंगे। तो यहाँ जो थिग्मोट्रॉपिज्म हो रहा है, यानी जो थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, उसके लिए स्टिमुलस क्या होता है? टच होता है, असत्य मिलान चुनना है। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी होता है स्टिमुलस, थिग्मोट्रॉपिज्म में टच होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंदर वाटर होता है, जल होता है, सिज्मोनेस्टिक के अंदर टच होता है। सी हमारा राइट आंसर, ये गलत है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कहलाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लास 10th में दिया हुआ है। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर जाना, जो बीजांड की ओर वृद्धि करना, ये क्यों हुआ था? केमिकल के कारण, तो कीमोट्रॉपिज्म। जड़ों का जल की तरफ गति करना कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए प्रायः जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं ग्लूकोज का। बी हमारा राइट आंसर। कौन से प्रोसेस के जरिए इस ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, रेस्पिरेशन। हेलियोट्रैपिज्म से संबंधित है। हेलियोट्रैपिज्म जो है ये सन से संबंधित है, यानी इसमें क्या होता है, प्लांट जो है सन को ट्रैक करता है। जैसे कि सनफ्लावर क्या है? सन को ट्रैक करता है। जिधर सन उधर ही अपने फेस को रखेगा। सन जैसे जैसे मूव करेगा अपने फेस को वैसे ही ये मूव करेगा। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। ऐसे तो दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष जो है ये है सिकुआ। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर भी करवाया था, वहां मैंने आंसर दिया था यूकेलिप्टस, तो वो सही है। एसएससी के अंदर सवाल पूछा गया था सब दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, वहां आंसर दिया था ये यूकेलिप्टस, वहां आंसर दिया था यूकेलिप्टस। और रेलवे के अंदर पूछा गया तो आंसर दिया सिकुआ। ऐसे इसका सही मायने में आंसर तो सिकुआ ही होगा। मैं यहाँ पर आंसर इसका ए टिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जहाँ आपको ध्यान में रखना है कि पहले प्रियोरिटी पर आप इसको रखेंगे, पहले प्रियोरिटी पर इसको रखेंगे और दूसरे पर आप इसको रखेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर विकल्प को सेट किया है, जैसे यहाँ पर सिकुआ भी है और यूकेलिप्टस भी है, ऐसा अगर आ जाए तो आप सिकुआ को मारना, यानी पहला प्रियोरिटी किसको देना है? सिकुआ को देना है। मान लीजिए सिकुआ नहीं है, कुछ और ही प्लांट है और यूकेलिप्टस है, तब आप यूकेलिप्टस को टिक मार देना। एसएससी में जब पूछा गया था तो वहाँ पर सिकुआ नहीं था, ठीक है, वहाँ पर सिकुआ नहीं था, यूकेलिप्टस था, तो उसने वहाँ पर टिक मार दिया। लेकिन अगर सिकुआ दिख जाए तो आप इसके साथ जाएंगे, सिकुआ के साथ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं। ये जो सिकुआ है ना, ये है जिम्नोस्पर्म, यानी दुनिया का जो सबसे लंबा पादप है वो फूल नहीं देता है। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो दुनिया का सबसे लंबा पादप जिम्नोस्पर्म है, यानी कि वो फूल नहीं देता है। लेकिन ये जो यूकेलिप्टस है ये एंजियोस्पर्म है, यानी पुष्पी पादप है। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट है। और दुनिया का सबसे छोटा पादप है वुल्फिया, ये भी एंजियोस्पर्म है। यानी दुनिया का सबसे लंबा पादप जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया। दुनिया का सबसे छोटा पादप कौन है? वुल्फिया। तो फाइनली जो प्लांट फिजियोलॉजी हमारा चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने किया 232 सवाल, 232 सवालों को हमने किया, थ्योरी के साथ किया। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है जेनेटिक्स, जिसको आप हेरिडिटी भी बोलते हो, तो जेनेटिक्स बोल दो या फिर हेरिडिटी बोल दो, उस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।